जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के इतिहास वर्ग के कला वर्ग के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम बात करें इतिहास के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता की, और इससे पहले हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के नामकरण के बारे में पढ़ा और साथ ही शहरीकरण और वहाँ पर लेखन कला के विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो लेखन कला के विकास की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर जो एक लिपि प्रचलन में थी, इस लिपि का नाम था क्यूनीफारम लिपि। क्यूनीफारम लिपि जो थी, इसके अंदर क्या होता था कि बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी, उनके ऊपर अक्सर उकेर दिए जाते थे कीलों के माध्यम से, और उसके बाद में इन मिट्टी की पट्टिकाओं को आग में पका लिया जाता था, जिससे ये अक्सर मिटते नहीं थे। दूसरी चीज ये है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर आपके जो कीलों के द्वारा अक्सर उकेरे जाते थे, वो अक्सर स्वतंत्र व्यंजन के स्वर नहीं होते थे। स्वतंत्र व्यंजन या स्वर नहीं होते थे। खूब सारे अक्षर होते थे, तो हजारों सैकड़ों की संख्या के अंदर इन अक्षरों को उनको याद रखना पड़ता था। और इसी के साथ में हम बात कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में साक्षरता जो थी बिल्कुल कम थी, और साक्षर व्यक्ति वही होते थे जो उच्च कुल के व्यक्ति होते थे, और साथ ही जो राजा के राजकार्य के अंदर सहयोग देते थे, वही व्यक्ति साक्षर या पढ़े लिखे लोग होते थे। तो हम इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर जो लेखन कला का विकास करने वाला जो राजा था, इस राजा का नाम था एनकर्मर राजा। एक शासक का नाम आएगा कि लेखन कला का विकास करने वाले शासक कौन है मेसोपोटामिया में, तो उस शासक का नाम है एनकर्मर। इस एनकर्मर नामक राजा ने मेसोपोटामिया के अंदर जो है आपके साक्षरता या लेखन कला के विकास की परंपरा की शुरुआत की थी। इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर शहरीकरण का विकास हुआ। शहरीकरण का विकास हुआ, और इसी शहरीकरण के साथ साथ कई प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ, और इन नगरों के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। और ये मंदिर जो होते थे, इनके देवी देवता होते थे, देवी देवताओं के मंदिर होते थे। ये देवी देवताओं के जो मंदिर होते थे, इन मंदिरों के अंदर यहाँ की प्रजा जो है दूध, दही, अन्न, ये इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के लिए ये इस प्रकार की वस्तुओं को ले जाया जाता था, और इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो इस शहरों के अंदर जो मंदिर होते थे, ये मंदिर बड़ी बड़ी ईंटों से बनाए जाते थे, और इनमें भगवान के अलग अलग मंदिरों का निवास स्थान होता था। साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का शहरी जीवन जो था, वो एक प्रकार से बड़ा ही सुखी और संपन्न था, क्योंकि शहरी जीवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है उच्च कुल के व्यक्ति निवास करते थे, और ये उच्च कुल के व्यक्ति बड़े सुखी और संपन्न होते थे। जैसा आपने कहा कि बदला और फरात नदियों के जल से यहाँ के नगरों को सिंचाई होती थी, खूब सारी फसल का उत्पादन होता था, और फसल का उत्पादन होता था तो साथ ही यहाँ पर अमीर वर्ग निवास करता था। तो शहरी जीवन जो था बड़ा ही सुखी और संपन्न था, और यहाँ का परिवार जो होता था, इस परिवार का जो मुखिया होता था, वो घर के अंदर बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो होता था, परिवार का मुखिया होता था, और परिवार का मुखिया माना जाता था। और यहाँ पर एकल परिवार निवास करता था। एकल परिवार का मतलब केवल एक ही परिवार के व्यक्ति जो है इसके अंदर निवास करते थे, और एक आदर्श परिवार यहाँ पर होता था। पिता जो होता था वो परिवार का मुख्य होता था। तो कह सकते हैं कि सिंधु मेसोपोटामिया सभ्यता का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक परिवार था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में था मातृसत्तात्मक, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर जो परिवार था वो था पितृसत्तात्मक परिवार था। और यहाँ पर
पिता के घर पशु धन खेत आदि उसके पुत्रों, पिता की जितनी भी संपत्ति होती थी उन सब के ऊपर अपने पुत्रों का बराबर बराबर अधिकार माना जाता था। और साथ ही कन्या के माता पिता कन्या के विवाह के लिए अपनी सहमति देता था। जब भी कोई लड़की की शादी होती थी तो इस लड़की की शादी की सहमति पिता के द्वारा दी जाती थी। तो कहने का मतलब है कि पिता जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था और जितने भी परिवार के कार्य होते थे वो सब कार्य अपने पिता के द्वारा संपन्न कराए जाते थे। सीधा प्रश्न आ सकता है आपसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का परिवार किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। संपूर्ण संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था और उस संपत्ति पर अपने पुत्रों का बराबर अधिकार माना जाता था। पुत्री की विवाह के लिए पिता अपनी सहमति देता था और पिता का जो है पूरे परिवार पर पूरा नियंत्रण माना जाता था। इसके बाद में हम आगे बात कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर एक नगर का निर्माण हुआ है और उस नगर का नाम है ऊर नगर। कौन सा नगर? ऊर नगर। यह ऊर नगर सिंधु मेसोपोटामिया सभ्यता का पहला नगर था जो विकसित नगर माना जाता है। और इस ऊर नगर के अंदर छोटी छोटी गलियां, संकरी गलियां, टेढ़ी मेढ़ी गलियां बनी हुई होती थी परंतु यहाँ पर जल निकासी के लिए कोई नालियां नहीं थी। देखिए मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के अंदर दो अंतर हमें देखने को मिले। पहला, सिंधु सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के अंदर नाली निर्माण बहुत सुंदर था, लेकिन मेसोपोटामिया के अंदर नालियों का किसी प्रकार से कोई निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ का मेसोपोटामिया सभ्यता का जो परिवार भी है वो मातृसत्तात्मक परिवार पितृसत्तात्मक परिवार माना जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर कूड़ा कचरा जो लोग थे वो सारा कूड़ा कचरा बुआर कर गलियों में डाल देते थे। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियां नहीं होती थी और उनके दरवाजों से होकर जो रोशनी आती थी और जो घर के अंदर जो आंगन होता था वो बड़ा खुला आंगन होता था। और इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि 2000 ईसा पूर्व के पास में एक मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला और मारी राज्य में किसान और पशुपालक दोनों ही तरह के लोग रहते थे और परंतु उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में आता था। तो ऊर नगर बड़ा ही खूबसूरत नगर, सुखी संपन्न था। और दूसरा जो नगर मेसोपोटामिया में था जिसका नाम था मारी नगर। और ये मारी नगर में जो है अधिकांश पशुपालक और किसान लोग निवास करते थे और ये एक ग्रामीण इलाका माना जाता था। इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया था, जबकि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया गया था। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास था। साथ ही वहाँ प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र माना जाता था। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। तो मारी नगर जो था एक व्यापारिक स्थल था, पहली तो बात ये। दूसरा ये कि ये अधिकांश स्थल भेड़ बकरी चराने के लिए इस्तेमाल होता था। और यहाँ का जो शासक था एमोराइट, यहाँ का जो राजा था वो एमोराइट समुदाय का था, एमोराइट। और यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया गया है और ये मंदिर जो है आपके स्टेपी जो क्षेत्र है अमेरिका के अंदर, इसी प्रकार के स्टेपी क्षेत्र का एक देवता है जिसका नाम है डेगन। इस डेगन का मंदिर जो है वो मारी नगर के अंदर बनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है स्टेपी देवता के डेगन का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आपको बताना है मारी नगर के अंदर ये बना हुआ है। और इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ विशेष प्रकार की कीमती धातुओं के आभूषण बनाए जाते थे और मारी नगर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में आप लोगों के सामने आया है। इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का जो महत्व रहा है, जहाँ अनेक समुदायों और संस्कृति के लोग साथ साथ रहे हैं। ये लोग अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग निवास करते थे, समुदायों के लोग निवास करते थे और इनकी संस्कृति अलग अलग होती थी। और ये संस्कृति जो है एक दूसरे के से थोड़ी भिन्न होती थी और बड़ी सुंदर संस्कृति मानी जाती थी। आगे हम बात करते हैं कि लेकिन कला के अंदर मेसोपोटामिया ने
सबसे पहले आपके काल गणना गणित की विद्युता परंपरा मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की देन जो है वो सबसे बड़ी ये है, इस मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले काल गणना, महीना, वर्ष, ये काल गणना या घंटा, मिनट, सेकंड जो भी है, ये काल गणना का कार्य मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। और दूसरी ये विशेषता यहाँ पर ये इस प्रकार की है कि गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया ने बहुत अधिक प्रगति की थी। गण, गणांक, त्रिभुज, आयत जो भी है गणित में, ये सभी मेसोपोटामिया सभ्यता के व्यक्तियों या उनकी सभ्यता की देन मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया लोगों को गणित के अंदर गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, ये सभी इन्हीं की देन मानी जाती है। और साथ ही उन्होंने एक वर्ष को 12 महीने में और एक महीने को 4 सप्ताह में और एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया था। तो हम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के व्यक्ति जो है एक वर्ष को इन्होंने 12 महीने में और एक महीने को 4 सप्ताहों में और एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटे को 60 मिनट में बदल दिया था, 60 मिनट में बांटा था। तो ये इनका जो काल गणना है, जैसे 12 महीने को एक वर्ष में, एक महीने को 7 सप्ताह में, एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटे को 60 मिनट में इन्होंने विभाजित किया है। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। और इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लेखन कला और विद्यालयों के कारण मेसोपोटामिया अपनी उपलब्धियों को सुरक्षित रखा है। और इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय गीता दास।